क्या भारत अपने देश की आबादी को सिर्फ भीड़ बना रहा है, जबकि चीन अपने देश की आबादी को सुपर पावर के लिए इस्तेमाल कर रहा है? यानी कि भारत ने 140 करोड़ की जनसंख्या को सिर्फ भीड़ बनाया है, जबकि चीन ने अपनी उसी आबादी का इस्तेमाल करके वो रेस में अर्थव्यवस्था के मामले में अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा हो। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। भारत और चीन आबादी के मामले में लगभग आसपास में हैं। अब उसके बाद भी चीन भारत से कई गुना आगे है और जबकि भारत उससे कई गुना पीछे है। यह बात कहने के लिए बड़ी अच्छी हो सकती है कि हम चीन को पटखनी दे देंगे, चीन हमें गिद्धड़भपकी दे रहा है। राजनीतिक भाषणों में और राजनीतिक बयानबाजियों में चीन को पटखनी देने का काम हमारे देश ने कई बार किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि चीन हमसे कमजोर है या ताकतवर है, लेकिन हां, उसने जो अच्छी चीजें की हैं उनको समझना और देखना बड़ा जरूरी है। भारत और चीन की आबादी में जितना कम अंतर है, उससे ज्यादा अंतर भारत के युवा आबादी में और चीन की युवा आबादी में है। यानी कि इस मामले में भारत चीन से कई गुना आगे है। लेकिन उसके बाद भी भारत बौद्धिक स्थिरता जैसे कई मामलों में चीन से पिछड़ता चला गया। आखिर ऐसा क्यों है? अब ऐसे में आपको तमाम चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो चीन से आई इस खबर पर एक नजर डालिए। चीन से खबर आती है कि चीन के हुनान प्रांत में सोने का विशाल भंडार खोजा गया, जिस पर हेडलाइन तमाम चैनलों ने जो दी उसमें यह कि चीन में मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार, इससे बन सकती है 50 करोड़ शादियों की रिंग, बदलेगी ड्रैगन की किस्मत। इसी तरह की हेडलाइन इससे थोड़ी सी इधर उधर होते हुए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी, लेकिन बात सेम ही लिखी है। इसमें यह बताया गया कि चीन के हुनान प्रांत में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है। हुनान प्रांत के भूवैज्ञानिक ब्यूरो ने बताया कि पिंगजियांग काउंटी में सोने की यह खोज हुई है। एक्सपर्ट का मानना है, उनका अनुमान है कि इस खान में 1000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता का सोना हो सकता है। इस सोने की कीमत भारतीय रुपए में तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। यह खोज चीन के गोल्ड बाजार में बड़ा फर्क पैदा करेगी। यह दुनिया में अभी तक का खोजा गया सोने का सबसे विशाल भंडार है। यानी कि चीन में जो सोने का खदान मिली है, उसका जो भंडार मिला है, वो दुनिया का सबसे बड़ा है। भारत के अनुसार वहां 7 लाख करोड़ का सोना मिला है। लेकिन सोचिए कि एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ भारत है। अब जरा यहां भारत और चीन की आबादी को लेकर भी थोड़ा सा एक डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। भारत और चीन में युवाओं की परिभाषा क्या कहती है, इसको लेकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन इसका भी आगे मैं बताऊंगा कि आखिर किस तरह की चीजें हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जो परिभाषा युवाओं को लेकर दी गई है, वही अप्लाई होती है चीन में, जबकि भारत में युवा होने की जो परिभाषा है वो हमारे देश के द्वारा निर्धारित है। तो दोनों में उम्र को लेकर एक अंतर है। लेकिन चीन में जो यूएन के द्वारा दिया गया मापदंड है, उसी को फॉलो किया जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि अगर 15 से लेकर 25 साल तक की उम्र तक के जो लोग हैं वो युवा की श्रेणी में आते हैं। जबकि भारत में तो इसको लेकर वैसे कोई कैटेगरी है नहीं। यहां तो नेता बुजुर्ग कितने भी हो जाएं, वो फिर भी युवा कहलाते हैं। भारत में तो युवा होने की स्थिति ऐसी है कि कोई 50 प्लस हो गया है, लेकिन वो फिर भी भारत का युवा नेता है। 70 साल की ऊपर के आपके पर किसी भी परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, अब उनका इलाज का खर्चा उनके संतानों को नहीं करना पड़ेगा, ये उनका बेटा करेगा। दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि जो 75 साल के हो गए हैं, वो भी कहते हैं कि मैं अपने 70 साल के बुजुर्ग की सेवा करूंगा। तो यानी कि यहां 75 साल का नेता भी युवा है। और यहां फिल्मों की बात कर ली जाए तो 102 नॉट आउट जो फिल्म है, उसमें अमिताभ बच्चन 102 साल के हैं, जो अपने बेटे के जो 70 साल के बेटे से युवा हैं।
तो बातों की बात को छोड़िए, लेकिन मापदंड जो कहता है वो ये कि 13 से लेकर 35 साल तक के लोग 2014 से पहले युवा की श्रेणी में आते थे। 2014 में कुछ इसमें बदलाव किया गया नियम में, और फिर 15 से लेकर 35 साल तक के लोगों को युवा की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप यूएन वाले फॉर्मेट पर चले जाते हैं, उसके बाद भी भारत युवाओं की संख्या में चीन से आगे है। उस एक आंकड़े को भी देख लीजिए, चीन की आबादी 144 करोड़ के आसपास, भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास। ऐसे में चीन में 12% लोग युवा हैं, जबकि भारत में उससे ज्यादा हैं। अब पहले तो आप चीन का एक फॉर्मेट समझ लीजिए। चीन में 17 करोड़ युवा हैं उसकी टोटल आबादी का, यानी कि 12% का। जबकि अगर बात की जाए इंडिया की, भारत की, तो भारत में जो है 18% लोग युवा हैं भारत की कुल आबादी का। यानी कि अगर आप 15 से 25 वाले फॉर्मेट पर भी देखते हैं तो उसमें भी 15 से लेकर 25 के बीच के जो लोग हैं भारत में, वो 25 करोड़ हैं। यानी कि चीन से इस मामले में आगे हैं। और अगर भारत के ही मापदंड के अनुसार नापा जाए तो 37 करोड़ लोग युवा हैं भारत में। तो यानी कि भारत युवा के मामले में आगे है। लेकिन उसके बाद भी चीन हमसे लगातार आगे बढ़ रहा है, नई नई खोज कर रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमसे कई गुना आगे है, विज्ञान के क्षेत्र में हमसे कई गुना आगे है। वहां खुदाई होती है या फिर वहां अनुमान लगाया जाता है जमीन के नीचे, तो वहां मिलता है सोना। लेकिन भारत में अभी भी मस्जिद और मंदिर ही जमीन के नीचे खोजे जा रहे हैं। यही फर्क है। यहां पुष्पा 2 का अगर ट्रेलर रिलीज होता है तो भारत में गांधी मैदान में युवाओं की एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कई लोग युवा सड़क पर आ जाते हैं सिर्फ पुष्पा 2 फिल्म के ट्रेलर को देखने के लिए, उसके रिलीजिंग को लेकर। कोई पदयात्रा निकालता है तो लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। कोई किसी भी तरह की यात्रा निकालता है, कोई राजनीतिक पार्टी की कोई यात्रा निकलती है तो भी सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पर होते हैं। यानी कि कोई हिंदू यात्रा निकालता है तब भी लाखों लोग, कोई मुस्लिम यात्रा निकालता है तब भी लाखों लोग। यानी कि भारत में पुष्पा 2 के फिल्म के रिलीज होने से लेकर राजनीतिक कार्यक्रमों में और उसके बाद किसी धार्मिक कार्यक्रम में, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब में सिर्फ भारत की आबादी को भीड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो बोला कि 100 करोड़ है, 1 करोड़ सड़कों पर भीड़ होनी चाहिए युवाओं की या लोगों की या उस धर्म के लोगों की। तो सोचिए कि वो 1 करोड़ लोगों को सिर्फ इसलिए सड़क पर लाना चाहते हैं कि वो अपनी ताकत को दिखा सके उस भीड़ के आधार पर। लेकिन कोई भी आपने आज तक देखा है क्या कि दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई है और कोई प्रदर्शन हुआ हो, युवा बाहर सड़कों पर आए हो? बेरोजगारी को लेकर क्या आपने देखा है कि यही लाखों की भीड़ जो पुष्पा 2 के ट्रेलर को देखने आई थी, क्या ये सड़कों पर आए हैं क्या प्रदर्शन करने के लिए? महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने आए हैं क्या? भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन करने आए हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमने अपने देश के युवाओं को सिर्फ भीड़ बनाया है और चीन ने अपने देश के युवाओं को, अपने देश की आबादी को सुपर पावर के लिए इस्तेमाल किया है। इसीलिए वहां हर दिन नई नई खोज हो रही है, इसीलिए वहां हर दिन नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं और इसीलिए वहां तरक्की के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। और भारत में जमीन के खुदाई के बाद भी यह देखने की कोशिश की जा रही है कि यह मंदिर था, मस्जिद था, बौद्ध मठ था या क्या था। हम इससे बाहर ही अभी तक खुद को नहीं ला पाए हैं। तो हम दुनिया की रेस में कैसे खड़े होंगे, यह सोचने वाली बात है। अब सोचिए कि जितना सोना चीन को मिला है तो वो अपने देश की मैक्सिमम महिलाओं को सोने की अंगूठी बनवा सकता है। आंकड़ा यह कह रहा है कि जो सोना मिला है उससे 50 करोड़ सोने की अंगूठियां बन सकती हैं। एक अंगूठी औसतन 2 ग्राम के आसपास की होती है। अब 1 टन सोने को अगर लगा लिया जाए तो वो 10 लाख ग्राम का होता है। अब 1000 टन है जो मिला है सोना, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, तो यानी कि 1 अरब ग्राम सोना हो गया। अब 1 अरब ग्राम है तो यानी कि 500 मिलियन अंगूठियां बनाई जा सकती हैं, यानी कि 50 करोड़ अंगूठियां बनाई जा सकती हैं। और अगर आप टोटल महिलाओं की बात करोगे चीन में, तो 68 करोड़
टोटल महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या है चीन के भीतर, जिनमें से 50 करोड़ को तो वो इस सोने से अंगूठी बना सकता है। और भारत में तो सोना खरीदने की अभी हिम्मत भी नहीं कर सकता आम आदमी। इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं महंगाई को लेकर। लेकिन सवाल मेरा सिर्फ यही है कि हमने अपने देश की इस आबादी का इस्तेमाल कहां किया है। सवाल यही है कि हमने अपने देश की आबादी को कौन सी ताकत के रूप में इस्तेमाल किया है। सिर्फ और सिर्फ आपको जवाब एक ही मिलेगा कि हमने उसे भीड़ बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया है। चाहे वो दंगों के लिए हो, चाहे मस्जिद और मंदिर को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर हो, धर्म की सुरक्षा के लिए भीड़ का इस्तेमाल करना हो, पद यात्रा के लिए हो या राजनीतिक कार्यक्रम के लिए हो, या फिर किसी फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने पर भीड़ की संख्या के रूप में या उसके रूप में दिखाने की कोशिश ही क्यों न हो। तो सिर्फ हमने अपनी देश की आबादी का इस्तेमाल भीड़ बनाने के लिए किया है और इसीलिए यह देश पिछड़ता जा रहा है। तो आप भी इस पर विचार कीजिएगा जरूर कि आप कहीं भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। और हमें कमेंट करके बताइएगा भी जरूर कि आप इस देश की युवा शक्ति को किस तरह से देख रहे हैं। इस देश की युवा शक्ति को क्या सही दिशा में जाते हुए देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।